आज का हमारा प्रश्न है अभी कि किस तरीके से आज का संबंध जो नातेदारी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते आए कि नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां हैं। जो नातेदारी है उसकी श्रेणियों के बारे में इससे पहले का क्वेश्चन जो पोस्ट किया मैंने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की आज डिमांड है कि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नातेदारी व्यवस्था का चैप्टर है और उस पे के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से किया हमने, प्रकार के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि नातेदारी की श्रेणियाँ कौन कौन सी है। श्रेणियाँ कौन कौन सी है तो देखिए, भारतीय समाज में नातेदारी एक प्राचीन प्रथा रही है, या ये कहा जाए नातेदारी एक प्राचीन व्यवस्था रही है, सिस्टम रहा है। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बांधे रखने के लिए ये सिस्टम लगता है कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम नातेदारी की सबसे पहले श्रेणियां देखते हैं कौन कौन सी है। तो नातेदारी की परिभाषा, इन सबको परिभाषित करने के बाद हम देखते हैं कि नातेदारी की श्रेणी, उनको हमने 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। क्योंकि बड़ा लंबा सिस्टम होता है, ये भारतीय समाज का बड़ा लंबा सिस्टम है कि इतनी नातेदारियां हैं, क्योंकि भारत के अंदर जातियां भी बहुत है। इसीलिए एक समाजशास्त्री ये कहता है कि भारत जो है वो जातियों का अजायब घर है, क्योंकि जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह नातेदारी हमारे यहाँ पे भर मार है। एक वंशावली बना ली जाती है, एक वंश के आधार पर ट्री बना लिया जाता है। तो किस तरीके से एक ट्री जो चलता है, कितनी ब्रांचेज हो जाती है, जितनी एक पेड़ की शाखाएं पत्तियां विभाजित होती है, उसी तरह हमारी क्या होती है, नातेदारियों की श्रृंखला संख्याएं आगे चल के एक ब्रांच के रूप में बढ़ती रहती है। और आज के आधुनिक समय में हम मॉडर्न में क्या कहते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है। अब मैं वैसे ये भी नहीं पता होता कि ये इसका संबंध हमारे साथ कहाँ से होता है। जैसे जाल बनाया जाता है ना, एक जाल बनाया जाता है और उस जाल में कुछ धागे या कुछ वायर को लेकर हम उसको शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसको बुनते 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 हमें खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था, और बीच में किसका धागे का संबंध किसके साथ रहा। इसी तरह एक जाल की तरह ही हमारे भारतीय समाज की क्या है, नातेदारी है। और उसको सरल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए हमने नातेदारी व्यवस्था को 3 भागों में क्या किया, विभाजित किया है, ताकि हम आराम से समझ सके। इसीलिए देखिए, शुद्ध भाषा में कहते हैं वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, वो मेरे और दूर का रिश्तेदार है। तो ये चीज़ें हैं, उनको सामाजिक दृष्टि से समझने के लिए हमने उनको 3 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी श्रेणियों में हमने भारत की नातेदारी व्यवस्था को क्या किया है, विभाजित किया है। अब देखिए, नातेदारी व्यवस्था में सबसे पहले हमने प्राथमिक संबंधों के आधार पर नातेदारी व्यवस्था। अब देखिए, प्राथमिक संबंधों के आधार पर नातेदारी व्यवस्था क्या होती है। इसमें वो व्यक्ति या परिवार के वो रिश्तेदार शामिल होते हैं जिनका हमारा प्रत्यक्ष या प्रकट संबंध आमने सामने होता है, वो हमारा प्राथमिक नातेदार होता है। उसमें क्या होता है, इन संबंधों में अगर आप सभी को माने, रक्त के आधार पर संबंध हमारा इसमें शामिल होता है। जैसे इसमें 8 प्रकार के हमारे प्राथमिक संबंध होते हैं। आप समझ लीजिए, कहने का मतलब जैसे होता है ना प्रत्यक्ष संबंध, और प्रत्यक्ष संबंध का मतलब है जो आपके साथ दिन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं और कामकाज में आप लोगों का प्रत्यक्ष सहयोग होता है, वो हमारी प्राथमिक नातेदारी है। जैसे उसमें हमें क्या बताया, जैसे पिता पुत्र का संबंध हो गया, प्राथमिक है, क्योंकि पिता भी घर में रहेगा, पुत्र भी घर में रहेगा और सदियों से घर में रहेगा। सबसे ज़्यादा पिता है वो अपने ही पुत्र की मदद करेगा, दूसरों की बाद में करेगा। इसी तरह पुत्री का संबंध पिता के साथ, माता पुत्री का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये इस तरह के जो संबंध है वो संबंध हमारे किस में कहलाते हैं, प्राथमिक संबंध कहलाते हैं। तो दूसरे रूप में हम इसको रक्त
के आधार पर बने संबंध भी कह सकते हैं, या रक्त के आधार पर बनी नातेदारी भी कह सकते हैं। नातेदारी है ना, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, भाई बहन, ये जो संबंध है ये हमारे रक्त के आधार पर है और एक विवाही संबंध है। सबसे पहले विवाह से पति पत्नी बनते हैं, उसके बाद ये रक्त संबंध बनते हैं और इन्हीं को ही हम प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं कि ये संबंध हमारे कैसे संबंध है, प्राथमिक संबंध है। अब देखिए, पति पत्नी का विवाह होगा, सबसे पहले उनका संबंध स्थापित होगा, ये पति है ये पत्नी है। उसके बाद विवाह के आधार पर अन्य नातेदारी स्थापित होगी। ठीक है, सबसे पहले किसी के घर में पुत्र प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले उसको माँ बाप का नाम मिलेगा, फिर उसका सगा भाई है उसका नाम मिलेगा, इस तरह उनका आपस में संबंध होगा। इस तरह की नातेदारी को हम प्राथमिक नातेदारी कहते हैं। और दूसरी तरफ आप दिमाग में रखें, ये सोचिएगा, जो दिन रात आपके साथ रह रहे हैं, आपके परिवार में हैं, जिनका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको आप क्या कहेंगे, प्राथमिक नातेदारी कहेंगे, क्योंकि प्राथमिक संबंधों के आधार पर ये हमारी नातेदारी स्थापित हुई है। दूसरी हम बात करते हैं वो हमारी क्या है कि द्वितीय संबंधों पर आधारित नातेदारी। अब द्वितीय संबंधों पर आधारित नातेदारी क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति का दादा है, उस बच्चे का द्वितीय नातेदार है। क्यों? क्योंकि दादा का पोते से डायरेक्ट संबंध नहीं है। उस पोते से जब संबंध स्थापित हुआ तो उसके लिए उससे पहले उसके बीच में उसके पिता आए। पिता का अपने पिता से डायरेक्ट संबंध है, पोते का अपने दादा से इनडायरेक्ट संबंध है, क्योंकि बीच में पिता है। तो इस तरह के संबंध जो आपस में पिता जो है उनका जो संबंध होता है, दादा का जो संबंध होता है, उनको हम प्राथमिक संबंधिक संबंध में ना मानकर उनको हम द्वितीय संबंध कहते हैं। रक्त संबंधी तो है, लेकिन रक्त भी क्या होता है, वो द्वितीय संबंध होता है। दादा का रक्त पहले पिता में आता है, वो पिता के साथ प्राथमिक है, फिर पोते में वही दादा का रक्त देखा जाता है, तो वो द्वितीय संबंधों के आधार पर शामिल होता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे संबंध हैं, आप उनकी सूची बना सकते हैं, प्रश्न में उनको पूरा वर्णित कर सकते हैं कि जैसे चाचा चाची का संबंध होता है, वो भी द्वितीय संबंध होता है। भतीजे का संबंध होता है, भतीजा का मतलब जैसे भाई का लड़का हो गया किसी पुरुष का, वो भतीजे का संबंध है, वो भी उसका द्वितीय संबंध है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसका पिता है, वो उसका भाई होता है, वो संबंध प्राथमिक होता है। इसी तरह मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, ये जितने भी संबंध होंगे, ये कौन से संबंध होंगे, ये आपके द्वितीय संबंध होंगे। ये विवाह के आधार पर भी स्थापित हो जाते हैं, जैसे सास ससुर, साला साले, देवर भाभी, मामा बुआ, ये जितने भी संबंध होते उनको हम द्वितीय संबंधों में मानते हैं। और भी द्वितीय संबंधों को ज़्यादा आसान तरीके से परिभाषित अगर आपको करना है तो आप देखिए, उसमें ये कहिए कि जो मेरे प्राथमिक जो संबंध है, मेरी प्राथमिक जो नातेदारी है, उससे उनकी प्राथमिक नातेदारी को है। जैसे आपकी प्राथमिक नातेदारी आपसे पिता से है, प्राथमिक संबंध पिता से। पिता का प्राथमिक संबंध किससे? आपके दादा से, आपके दादी से है, आपके चाचा से हैं, आपकी बुआ से। ठीक है, और आपके लिए उनका जो संबंध है वो द्वितीय संबंध होगा। कहने का मतलब एक दूसरे नातेदारी तक पहुंचने के लिए बीच का जो माध्यम जो होता है वो आपकी उससे नातेदारी क्या बना देता है, द्वितीय नातेदारी बना देता है। अब हम आगे चलते हैं, तृतीय नातेदारी। अब देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत तरह की नातेदारियाँ लंबे तरीके से पढ़ेंगे, ये एक मैथमेटिक्स तरीके से 33 तरह की नातेदारी है। किस तरह की? हम देखते हैं कि 11 तरह की नातेदारियाँ हमारी प्राथमिक हैं, 22 तरह की नातेदारी हमारी द्वितीय, 33 तरह की नातेदारी हमारी कितनी होती है? तृतीय श्रेणी की होती है। इस तरह नातेदारियाँ हमारे भारतीय समाज के ताना बाना जो सिस्टम है उसको बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तृतीय संबंधी नातेदारी देखिएगा, तृतीय संबंधी नातेदारी को अगर आपको बड़े क्वेश्चंस में परिभाषित करना होता है तो उसमें क्या होता है कि वे व्यक्ति शामिल होते हैं तृतीय संबंधी नातेदारी में जो द्वितीय संबंधियों के
प्राथमिक संबंधी होते हैं। अब यहाँ पे आप सोचिएगा, आपका प्रथम नातेदारी कौन? आपका पिता है। द्वितीय नातेदारी कौन? आपका दादा है। और तृतीय आपका नातेदारी कौन होगा? आपके दादा का भाई हो गया। आपके दादाजी का जो भाई है वो आपका क्या होगा? तृतीय नातेदारी होगा। और आपके दादा की जो बहन है वो आपकी तृतीय नातेदारी होगी। तो इस तरह यहाँ पे क्या है, आपके दादा के जो प्रथम नातेदार है वो आपके यहाँ पे क्या बनेंगे? तृतीय नातेदारी स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक संबंधी जो भी होंगे हमारे, उनके द्वितीय संबंधी जो है वो आप लोगों के तृतीय नातेदारी कहलाएंगे। जैसे साले का लड़का, तो इसमें देखिए क्या है, एक पुरुष है, उसकी शादी होती है, उसके विवाह के आधार पर उसको एक नातेदारी मिलती है जिसको साला मिला, उसकी पत्नी का भाई। ठीक है, उस साले के जो लड़का या जो संतान है वो उसका संबंध आपके साथ हुआ तो वो आपका तृतीय नातेदारी है। क्यों? क्योंकि आपकी द्वितीय नातेदारी तो शादी के आधार पर मिली और तृतीय नातेदारी उसके जो संतान हुई उसके आधार पर। जैसे मामा का लड़का हो गया, बुआ का लड़का हुआ, जिनको आम तौर पर हम क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। ठीक है ना, आम तौर पर हम उनको कजन कहते हैं। और वो आपको नातेदारी मिली है किसी और के माध्यम से, बीच में आपके माता पिता या उनके रिश्ते से, आपके दादा से या नाना नानी से, तो उस नातेदारी को हम क्या कहते हैं? तृतीय नातेदारी कहती है। इस तरह भारतीय समाज की व्यवस्था को, लोगों को एक दूसरे से बांधे रखने के लिए एक लंबा प्रोसेस है नातेदारी का, जिसमें प्रथम अवस्था में केवल वो लोग शामिल होते हैं जिनका रक्त का संबंध होता है। दूसरी व्यवस्था में वो लोग शामिल होता है जिनका रक्त का संबंध तो होता है लेकिन रक्त के संबंध के बीच में एक, यह कहा जाए, बैरियर होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, किसी बीच वाले से माध्यम से उसका संबंध स्थापित होता है। तृतीय में क्या होता है कि बीच में दो बैरियर आ जाते हैं, एक तो उनके मान लो पिता, दूसरे पिता की जो नातेदारी बनती है वो, और उससे उत्पन्न संतानें होते हैं। समझते हैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। और किस तरीके से हम इसको नातेदारियों के नाम आपको रखने होंगे, प्रथम नातेदारी में कौन कौन से है उनकी सूची बना के आप क्वेश्चन के बीच में रखिएगा। द्वितीय नातेदारी में आप किस किस को जैसे मान रहे हैं शामिल कर रहे, उनको बना के सूची रखिएगा। तृतीय नातेदारी के आप उदाहरण है वो उसमें आप दीजिएगा। लास्ट में फिर आप इसमें निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। हर बार काजल भारती कमेंट्स में लिखती है क्या मैडम बड़े क्वेश्चंस के अंदर क्या मैं निष्कर्ष लिखना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप बड़ी क्लास में हैं और क्वेश्चन जब आपके पास में 10 नंबर से ऊपर तक का आता है तो देखिए मैं मानती हूँ कि आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हर प्रश्न में पहले परिचय लिख के, इट मीन्स या भूमिका, इंट्रोडक्शन आप डाल के उसको 8-7 लाइन में उसको परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, आपके शब्दों में उसका क्या है, भारतीय समाज में क्या, फिर बाद में आप निष्कर्ष लिखिएगा। फिर नातेदारी व्यवस्था का जो भी महत्व आप उसमें थोड़ी थोड़ी उन सब बातें बताइएगा कि किस तरीके से समाज में लोगों को संबोधित करने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए, अपनापन होने के लिए इस तरह नातेदारियों का होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये नामकरण किया गया, किसको मामा, फूफा, साला, ये सब नाम दिया गया, कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन परंपरा रही होगी, पारिवारिक परंपरा रही होंगी। देखिए आजकल संयुक्त परिवार नहीं है तो इसलिए हमारे यही हम देखते हैं कि लिमिटेड वो है, लेकिन फिर भी हम अपनी जब रीति रिवाज, परंपरा इनको मानते हैं तो हम सारी नातेदारियों को स्वीकार करते हैं, सारी नातेदारियों को हम मानते हैं। तो नातेदारियों का सामाजिक सिस्टम को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।